हेलो एवरीवन, आप सभी जानते हो कि कुछ दिन पहले ही यूपीएससी मेंस 2022 का एग्जाम ओवर हो चुका है एंड अब सभी एस्पिरेंट्स लग गए हैं यूपीएससी 2023 की प्रिपरेशन में, जिसका एग्जाम नेक्स्ट ईयर 28 मई को होने वाला है। यानी कि कुल मिलाकर अभी आपके पास 8 महीने हैं, विच इज अप्रोक्सीमेटली 230 डेज, जो बिल्कुल सफिशियंट है इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। एंड अगर आप भी यूपीएससी 2023 को एम कर रहे हैं तो ये आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रीलिम्स 2023 जो कहीं ना कहीं मोस्ट क्रूशियल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज बन गई है यूपीएससी में, इसके लिए आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए जिससे आपकी सिर्फ एग्जाम की प्रिपरेशन ना हो बल्कि एग्जाम भी क्लियर हो सके। बिकॉज माइंडेड, जब आप प्रीलिम स्टेज को क्लियर करेंगे तभी आप नेक्स्ट स्टेज मेन्स दे पाएंगे। वैसे तो YouTube पे इसके रिगार्डिंग काफी सारी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है, बट आप सभी ने नोटिस किया होगा कि इन सब में सेम कॉमन प्रॉब्लम है कि 3 to 4 मंथ्स को एक पैकेज बनाकर बता देते हैं कि इस ड्यूरेशन में आप फलाने सब्जेक्ट्स को कवर कर लो, बट लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं कि कैसे रियलिस्टिकली एंड विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज इन सभी सब्जेक्ट्स को उसी टाइम ड्यूरेशन में अच्छे से कैसे कवर किया जा सकता है। और यही चीज हम आज अपनी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आप वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं थिंक बेसिक फोक्स, मैं हूं सौम्या सिंह एंड लेट्स मेक द लर्निंग सिंप्लीफाइड। तो देखो, अगले 4 स्टेप्स में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आने वाले 8 महीनों में आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन पूरी तरीके से कैसे हो सकती है, वो भी मेंस के साथ, एंड दैट टू विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज। बेसिकली प्रीलिम्स को क्लियर करने का सिंपल फंडा है जिसमें आपको 4 चीजों की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले कि प्रीलिम्स का क्या पैटर्न है एंड क्या सिलेबस है, एंड इसकी कितनी कट ऑफ जाती है पिछले कुछ सालों में, जिससे आपको एक रफ आइडिया लग सके कि आपको कितना स्कोर करना होगा इस स्टेज को क्लियर करने के लिए। इसके बाद आपको यह पता होना चाहिए कि आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है इस पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए, एंड इस टाइम ड्यूरेशन में आप कैसे सिलेबस के हर एक पार्ट को डिवाइड करोगे, कैसे डेडिकेटेड टाइम दोगे हर एक पार्ट को, जिससे ना आपका मेन सफर हो और ना ही आपका प्रीलिम्स का प्रिपरेशन सफर हो, एंड इसमें आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, आपका सारा रिविजन भी हो जाए। तो देखो, प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर्स आते हैं। पहला हो गया जीएस जनरल स्टडीज का पेपर एंड दूसरा हो गया आपका सीसैट का पेपर, और ये दोनों ही पेपर 2 घंटे के होते हैं। लेकिन इन दोनों पेपर्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस अलग आते हैं। जीएस में आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं, तो वहीं सीसैट में आपके सिर्फ 80 क्वेश्चंस आते हैं। इसीलिए जो जीएस का पेपर होता है उसमें एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है एंड सीसैट में एक क्वेश्चन आपका वहीं पे 2.5 मार्क्स का हो जाता है। यानी टोटली दोनों पेपर्स आपके 200 मार्क्स ईच होते हैं, एंड दोनों के दोनों पेपर्स में आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। लेकिन हाँ, सीसैट जो है इसके मार्क्स काउंट नहीं होते हैं आपके क्या आपके रिजल्ट में बोल लो, क्योंकि सीसैट में आपको क्वालिफाइंग पेपर है, तो आपको इसके लिए सिर्फ 1/3 ऑफ मार्क्स लाना होता है 200 का, विच इज नियर अबाउट 67 मार्क्स। अगर हम सिलेबस की बात करें तो जनरल स्टडीज में आप देख सकते हो जितने भी करंट इवेंट्स हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के, अब चाहे वो पॉलिटी हो या इकोनॉमी हो, साइंस हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। सारे करंट इवेंट्स जो इंपॉर्टेंस के हैं इंडिया के रिस्पेक्ट में, नेशनली एंड इंटरनेशनली, वो सब आपको सिलेबस में आता है। उसके बाद आपके सिलेबस में हिस्ट्री आती है, जिसमें स्पेसिफिकली मेंशन है एक चीज, इंडियन नेशनल मूवमेंट। यानी कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री पे अच्छा खासा फोकस देके चलना है। हालांकि देखा यह जा रहा है कि अब एंशिएंट एंड मेडिवल का भी जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है इनसे भी ज्यादा पूछे जाने लगे हैं आज के टाइम पे, बट लेकिन स्पेसिफिकली नेशनल मूवमेंट मेंशन है तो आप मॉडर्न हिस्ट्री को स्किप कर ही नहीं सकते। उसके बाद अगर ज्योग्राफी में बात करें तो ज्योग्राफी में दोनों ही इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी आती है। अब इसमें भी फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी सब आता है। मैंने इन सभी सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग ऑलरेडी एनसीईआरटी की रिगार्डिंग एक वीडियो बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए आपकी पूरी प्रिपरेशन ज्योग्राफी और हिस्ट्री की सिर्फ एनसीईआरटी से हो जाएगी। तो उस वीडियो का लिंक मैंने यहाँ पे आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप प्लीज उस वीडियो को जाके पहले देखो और उसकी कंटिन्यूएशन में इसको देखो ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कैसे प्रिपेयर करना है। और इन वीडियोस में मैंने जो पीछे कवर कर रखी है एनसीईआरटी के रिगार्डिंग, ये भी बताया है कि कितने टाइम ड्यूरेशन में आप कौन सी बुक को कवर कर सकते हो रियलिस्टिकली। सिलेबस में अगर हम आगे बात करें तो नेक्स्ट आता है पॉलिटी के रिगार्डिंग सारी इंपॉर्टेंट चीजें, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन हो, पंचायती राज हो, राइट्स इश्यूज हो, सब कुछ। एंड नेक्स्ट इज इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, जिसमें आपको पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, ये सारे टॉपिक्स तो हैं ही, बट इनके साथ साथ इकोनॉमी का जो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, जैसे कि जीडीपी क्या है, नेशनल इनकम क्या है, या इन्फ्लेशन क्या है, बीओपी क्राइसिस क्या है, ये भी पूछा जाता है। तो इकोनॉमी के लिए आपको अगेन एनसीईआरटी मैंने पढ़ने को ऑलरेडी बोला है पुरानी वीडियोस में, प्लीज उस वीडियो को देख लेना एक बार। नेक्स्ट आता है आपका एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, उसके बाद साइंस।
ये सारे टॉपिक्स आपके प्रीलिम्स में प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो ऑलरेडी सिलेबस में मेंशन है। सीसैट अगर हम देखें तो सीसैट में आता है आपका कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन में भी मैं आपको बता दूं एक छोटा सा पैरा दिया होगा, लेकिन उसमें आपका सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछा होगा, उसमें पूछा होगा कि इस पैराग्राफ से आपने क्या एज्यूम किया या आपने क्या इन्फ्रेंस निकाला। और ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं, एजम्पशन एंड इन्फ्रेंस। तो इसके लिए भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने बस 10 दिन प्रैक्टिस किया और आप सीधे एग्जाम में बैठ गए, क्योंकि तब काफी डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। सो प्रैक्टिस इट बिफोर हैंड। तो कॉम्प्रीहेंशन हो गया, बाकी जनरल मैथ्स होगी, मैट्रिकुलेशन लेवल की, एंड रीजनिंग हो गई। तो ये तो हो गई पैटर्न एंड सिलेबस की बात। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो लास्ट ईयर 2021 का जो प्रीलिम्स का कट ऑफ गया था, दैट वाज ओनली 87.5 मार्क्स। ठीक है, सिर्फ 87.5 मार्क्स। लेकिन अगर हम एनालाइज करोगे 2016 से, अगर हम कट ऑफ देखें, 2016 में जो 116 थी, फिर 17 में कम हो गई 105, उसके बाद 2018 एंड 2019 में 98 हो गई। कंटिन्यूसली कम होता जा रहा है ईयर बाय ईयर। तो या तो आप ये समझ सकते हो कि जो क्वेश्चन पेपर है उसका लेवल बढ़ गया है, थोड़ा सा टफ आने लगा है, या फिर हम ये भी समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ गया है, बिकॉज ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अब एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं। तो अब हमने कट ऑफ जान लिया, सिलेबस जान लिया, पैटर्न जान लिया। अब ये बात करते हैं जो नेक्स्ट आपके पास कितना टाइम है प्रीलिम्स को प्रिपेयर करने के लिए। तो देखो, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं कि प्रीलिम्स है नेक्स्ट ईयर 28 मई को, यानी कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ डेज हो जाते हैं 223 डेज, जो कि मैंने आप पूरा मंथ वाइज यहाँ बता रखा है, आप चाहे तो क्रॉस चेक भी कर लेना। ठीक है, तो आपके पास सिर्फ 223 दिन है पूरी प्रिपरेशन करने के लिए प्रीलिम्स की, क्योंकि कई वीडियोस में आपको बोला जाता है कि भाई लास्ट के सिर्फ 3 महीने रखो प्रीलिम्स के लिए। ये सच नहीं है, प्रीलिम्स की प्रिपरेशन सिर्फ 3 महीने में नहीं हो सकती। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि अगर आप मेंस भी पढ़ोगे ना तो आपकी प्रीलिम्स की साथ साथ प्रिपरेशन होगी, और अगर आप मेंस को सिर्फ मेन स्पेसिफिक ही पढ़ोगे और प्रीलिम्स बिल्कुल छोड़ दोगे कि सारा जितना भी छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, छोटा छोटा डेटा है, इसको मैं बाद में 3 महीने में कर लूंगी या कर लूंगा, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी बॉस। प्लीज इसको ऐसा मत करना, इस ट्रैप में मत फंसिए। साइमल्टेनियसली प्रिपरेशन होनी चाहिए। अगर आप किसी भी चीज को पढ़ रहे हो तो उसको कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ो ना। ये माइंड में रखने की जरूरत नहीं है कि ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए और ये सिर्फ मेंस के लिए। सब्जेक्ट तो एक ही है ना, उसको ढंग से पढ़ लेते हैं ताकि ये सब जो चीजें हैं फालतू की इसमें ना फंसे, है ना। तो प्रीलिम्स के लिए आपके पास अभी है 223 डेज प्रीलिम्स के लिए। अब इन 223 डेज में ये देखते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या कवर करना है। ये भी तो पता होना चाहिए कि दिन टाइम इतना आपके पास बचा है और करना कितना है। तो करने में आप देख लो, स्टैटिक पोर्शन आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं जिनकी आपको ओवरलैपिंग करनी है करंट अफेयर्स के साथ। उसके बाद आपको इन्हीं स्टैटिक पोर्शन एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं, है ना। और इसमें भी मेरे एक एडवाइस आपको देना चाहूंगी कि प्लीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पहले लगाना। आप डायरेक्ट कोचिंग के क्वेश्चंस पे मत जाइएगा, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पहले सॉल्व करो, ताकि आपको ये आइडिया लग सके कि व्हाट यूपीएससी एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू एंड किस टाइप के क्वेश्चंस वो फ्रेम कर रहे हैं, ताकि आपकी प्रिपरेशन भी ना फिर धीरे धीरे उसी हिसाब से मोल्ड होती जाएगी और उसी हिसाब से राइट डायरेक्शन में जाएगी। कोचिंग के चक्कर में मत फंसिए, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए, उसके बाद आप कोचिंग के किसी भी 2 कोचिंग के पेपर्स उठा लीजिए। नियर अबाउट आप मतलब सोच लो कि अगर आपने एक अनुमान लगाया कि मैं 30 पेपर्स प्रैक्टिस करूंगा या करूंगी या 50 पेपर्स करूंगा या करूंगी, आपको वो क्वेश्चंस पेपर्स उतने टेस्ट पेपर्स लगाने हैं फिर पूरे। और एक कोचिंग में अगर रफली नियर अबाउट आप पूरे करोगे तो नियर अबाउट 30 पेपर्स रहते हैं। तो कोशिश करना कि जो मॉक्स होते हैं, जो फुल लेंथ टेस्ट होते हैं, वो आप ज्यादा लगाओ। कम से कम आपको 10 मॉक्स तो लगा के ही जाना चाहिए जो फुल लेंथ टेस्ट हैं जीएस के एंड सीसैट के भी एट द सेम टाइम। इसके अलावा आपको रिवीजन भी करना है इन सब चीजों का। भाई आपने क्वेश्चंस किए, आपको कोई एडेड इन्फॉर्मेशन मिली होगी, कोई नई चीज पता चली होगी, तो आप उसको वहां पे हाईलाइट करके रखोगे। आप उसको अगर एक ही बार ही बस देखोगे और फिर देखोगे ही नहीं तो आपको कैसे ध्यान रहेगी। यही सेम चीज स्टैटिक पोर्शन के लिए भी है। तो आपको रिवीजन के लिए भी एक पूरा पर्याप्त समय देना पड़ेगा, जो मेरे हिसाब से आपको नियर अबाउट 90 to 100 डेज देना चाहिए, जिसमें आपके 2 अच्छे रिविजन हो सके। 2 अच्छे, देखो आपने टॉपर्स की जो भी वीडियोस देखी होंगी उन सब ने एक ही चीज बोली होगी कि आप रिसोर्सेज कम रखिए लेकिन आप उसका रिवीजन नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ा दीजिए। जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे आपके माइंड में चीजें सेटल डाउन नहीं होगी, क्योंकि जब हम रिवाइज करते हैं और फिर हम एग्जाम में जाते हैं तो जितना टाइम हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगाते हैं वो हाफ हो जाता है अगर आपने अच्छे से कोई चीज को रिवाइज किया हुआ है। और वहीं पे अगर आपने नहीं किया हुआ है तो आप सोचते रहते हो कि यार मैंने पढ़ा तो था
क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, इसके चक्कर में आपका वो क्वेश्चन भी गलत हो सकता है एंड आप एट द सेम टाइम किसी और क्वेश्चन का टाइम भी पूरा का पूरा खत्म कर देते हो, इसलिए कई बच्चों का पेपर पूरा भी नहीं हो पाता है। तो ये तो हमने समझ लिया कि क्या क्या जो है हमको पढ़ना है, इस 223 दिन में क्या क्या कवर करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि कवर किया कैसे जाए। तो भाई 223 दिन में से नियर अबाउट 100 डेज हमने रिवीजन के अलग कर दिए, तो हमारे पास बचते हैं कितने दिन, 113 डेज के अप्रॉक्स का टाइम बचता है। इसमें भी मैं आपको एक एडवाइस करूंगी कि आप स्टार्ट करो सबसे पहले, अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, बिल्कुल भी आप स्क्रैच से स्टार्ट करने वाले हो, तो आप सबसे पहले पॉलिटी को पकड़ो, पॉलिटी से स्टार्ट करो। पॉलिटी एक सिंपल सब्जेक्ट है, बेसिक सब्जेक्ट है, क्वेश्चन इससे हमेशा ही आते हैं पेपर में, ऐसा नहीं हो सकता कि पॉलिटी से क्वेश्चन ना आए, और इसके लिए ज्यादा रिसोर्सेज भी फॉलो नहीं करनी है। सिंपल एक एनसीईआरटी है 11th क्लास की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्क, एंड दूसरी है लक्ष्मीकांत। इसको आपको पढ़ना है, इन दोनों बुक्स को, और उसके लिए मुझे लगता है कि सफिशिएंटली 18 डेज बहुत ज्यादा है। ये फिर भी मतलब ज्यादा है, आप इसको कम में कर सकते हो, लेकिन फिर भी चलो आप पहली बार कर रहे हो, अगर फ्रॉम द स्क्रैच कर रहे हो, तो 18 डेज में आप पॉलिटी कवर करिए। लेकिन इन 18 डेज में आपको फिर पॉलिटी के क्वेश्चंस भी लगाने हैं, सारे प्रीवियस ईयर्स में जो पूछ चुके हैं, एंड कोचिंग्स में जो तब तक टेस्ट पेपर्स आ चुके होंगे अपनी चॉइस के, उनको भी आपको साथ के साथ प्रैक्टिस करते जाना है, ताकि जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी आपने पढ़ा है, वो आपके माइंड में स्टिक हो सके। पॉलिटी के बाद आप अगला उठाओ इकोनॉमिक्स। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ने जाओगे उसमें थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ा सा, क्योंकि नई चीजें एकदम से आ जाती हैं, आपको सब चीजों का इन डेप्थ कंसेप्ट समझना होगा, करंट भी साथ साथ देखना है, तो उसमें समय लगता है। और इकोनॉमिक्स में भी मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी एनसीईआरटी वाली वीडियो में कि आपको कौन सी एनसीईआरटीज पढ़नी है एंड कितने दिन में वो एनसीईआरटीज कवर हो सकती हैं। स्टैंडर्ड बुक्स की बात करो तो इकोनॉमिक्स में आपको मेरे हिसाब से श्रीराम पढ़नी चाहिए, बिकॉज उसमें बहुत ब्यूटीफुली सब कुछ कवर्ड है, सारे कॉन्सेप्ट्स इन डेप्थ। नहीं तो मृणाल भी है, रमेश सिंह भी है, आप अपनी चॉइस से कोई भी एक, ये नहीं कि सब करने चले गए, रायता नहीं फैलाना है, सिर्फ एक रिसोर्स पकड़ो और साथ में इन्हीं 25 डेज में क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करो। वैसे ही सिमिलरली ज्योग्राफी में भी 25 डेज दिए हैं। सोचने में लगेगा कि 25 क्यों दे दिए, ज्योग्राफी तो कंपैरेटिवली इजी है बॉस, बट लेकिन वो बहुत वास्ट भी है। ज्योग्राफी में आपको सारी एनसीईआरटीज पढ़नी है 6 to 12 तक, आप स्किप नहीं कर सकते। एंड अगर हम रेफरेंस बुक की बात करें तो आप इसमें जीसी लियोंग के लिए जा सकते हो। कुछ लोग पीएमएफआईज भी सजेस्ट करते हैं, बट मुझे लगता है कि यार वो बहुत ज्यादा बल्कि बुक है, मतलब उसको तो आप रिवाइज भी नहीं कर सकते। तो जिसको रिवाइज नहीं कर सकते उस बुक को पढ़ने का मुझे कोई फायदा लगता नहीं है। उससे ज्यादा बेटर रहेगा अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा लगा लो अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, या नए नए क्वेश्चंस जानने के लिए कि किस टाइप से पूछे जा सकते हैं। और तो ये वेरिएशन रखो क्वेश्चंस का। बुक बहुत ज्यादा मोटी या बल्कि मत रखो, इसीलिए जीसी लियोंग पढ़ो और एनसीईआरटीज पढ़ो। ज्योग्राफी में आपकी 25 डेज दो, उसको आराम से हो जाएगा। अगेन जो एनसीईआरटी की बुक्स के लिए आपको कितना नंबर ऑफ डेज देना है, ये ऑलरेडी पुरानी वीडियो में कवर है जो मैं बता चुकी, जिसका लिंक मैं आई बटन डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगी, आप देख सकते हो। और स्टैंडर्ड वीडियोस की अगर बात रही, स्टैंडर्ड बुक्स की अगर बात रही जो आपको कवर करनी है, उसकी भी टेंशन मत लो। इसके बाद तुरंत नेक्स्ट वीडियो वही आने वाली है कि कौन सी स्टैंडर्ड बुक को आपको पढ़ना है और कितने दिन में वो कवर की जा सकती है। तो सब कुछ आपका कवर हो जाएगा, आप बस प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री की तो पूरी प्रिपरेशन जो है सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से ही हो जाएगी। ओल्ड एनसीईआरटीज, न्यू एनसीईआरटीज, जो बड़ा कंफ्यूजन है, 27 डेज में हो जाएगी। ओल्ड में मैं दोबारा बता देती हूँ, जो मैं पहले भी अगेन बता चुकी हूँ कि ओल्ड में आपको जो 3 एनसीईआरटीज हैं, आर.एस. शर्मा, सतीश चंद्र एंड मॉडर्न इंडिया की, चलो छोड़ दो, वो 2 पढ़ लो। और बाकी 12th क्लास की न्यू एनसीईआरटीज में थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पढ़ लेना। इसके साथ में स्पेक्ट्रम पढ़ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, एंड जो हिस्ट्री विल बी सॉर्टेड। वहीं आर्ट एंड कल्चर के लिए आप सेलेक्टिव रीडिंग करो, नितिन सिंघानिया की, सीसीआरटी की और एनआईओएस का आप सिर्फ लिटरेचर वाला मटेरियल पढ़ लो। और 10 दिन आर्ट एंड कल्चर के लिए बहुत है यार, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। मतलब अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के प्रिपरेशन करोगे, हाँ किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने जाओ तो पहले उसके ज़रा 5 साल या 6 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज कर लो। खैर आप एनालाइज मत करो, वो वीडियो भी मैं बहुत जल्द लाने ही वाली हूँ, एक एक सब्जेक्ट पे इन डेप्थ वीडियो कि किस पार्ट से क्वेश्चन आ रहा है और किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है उस पर्टिकुलर पार्ट से। जो पूरा ट्रेंड एनालिसिस होगा सब्जेक्ट का, वो हम आगे आने वाली वीडियोस में एक एक करके कवर करेंगे। मैं ये सारे सब्जेक्ट्स एक वीडियो में नहीं आपके लिए कवर कर सकती, बिकॉज वो काफी बड़ी हो जाएगी। तो मैं एक एक सब्जेक्ट पकड़ूंगी और आपको पूरा अच्छे से उसकी बुक्स एंड उसका पूरा का पूरा ट्रेंड एनालिसिस भी बताऊंगी। तो कीप वेटिंग फॉर दैट वीडियो, बहुत जल्द आएगी। उसके बाद एनवायरनमेंट के लिए आपको बेसिक सी शंकर पढ़नी है और एनसीईआरटी के कुछ 6-7 चैप्टर पढ़ने हैं।
तो 10 दिन उसके लिए इनफ है। एंड साइंस एंड टेक में तो करंट ही आता है, तो मोस्टली आपको करंट अफेयर्स ही इसके लिए रेगुलरली फॉलो करना होगा। तो 7 to 8 डेज साइंस एंड टेक को दे दिए। और लास्ट मैंने लिखा है करंट अफेयर्स में कंटिन्यूअस, जिसका मतलब ये है कि जब आप ये सब जिसका मतलब ये है कि कंटिन्यूसली जब आप ये सब पढ़ोगे तो आपको करंट अफेयर्स भी साथ के साथ पढ़ते जाना है। एंड साथ के साथ बीच बीच में सी सैट, यानी हफ्ते में यार कम से कम 2 दिन दे दो, 1-1 घंटा दे दो, सी सैट पढ़ लो, जिसमें मैं आपको बता चुकी हूँ मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश आती है। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो अब यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। एंड हाँ, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।